हम स्टार्ट करेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम। अभी आपने एक टॉपिक पढ़ी थी कि व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द नॉन पीरियोडिक एक्साइटेशन, अगर किसी सिस्टम पे नॉन पीरियोडिक एक्साइटेशन अप्लाई हो रही हो तो उसका रेस्पॉन्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमने देखा कि डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्साइटेशन ऑफ द फोरियर इंटीग्रल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्साइटेशन बाय द फोरियर इंटीग्रल बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म या न्यूमेरिकल मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। हमारे कोर्स के अंदर या हमने जो मेथड पढ़ा वो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल था, जिसके अंदर हमने यूनिट इम्पल्स जो है वो अज्यूम करके और यूनिट इम्पल्स के लिए पहले रिस्पांस फाइंड आउट किया, और यूनिट इम्पल्स के लिए रिस्पांस फाइंड आउट करने के बाद हमने किसी भी एफ मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पांस फाइंड आउट किया कि एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू द impulse या shock load or impact load of if uh, impulse, then the response of the system will be equal to x of t is equal to f e power zeta omega n t divided by m omega d sin omega dt into t। ठीक है, तो उस पर एक प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इम्पैक्ट लोड टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसका रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, इन केस इन द वाइब्रेशन टेस्ट, ठीक है, in the vibration testing of a structure, an impact hammer with a load cell to measure the impact force is used to cause the excitation। ठीक है, वाइब्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं किसी बिल्डिंग की जिसके अंदर या बिल्डिंग मॉडल डेवलप किया, उसकी वाइब्रेशन टेस्टिंग जो है वो हो रही है, तो उसके अंदर हमने इम्पैक्ट हैमर विद अ लोड सेल टू मेजर द इम्पैक्ट फोर्स के लिए टू काज द एक्साइटेशन इज शोन इन द फिगर 4.8। कोई इस तरह की वन स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके कॉलम्स हैं जिसको हमने इलास्टिक एलिमेंट कंसिडर किया है, और उसका जो फ्लोर है तो उसको हमने मास एलिमेंट कंसिडर किया है। ठीक है, उस पर कोई इम्पैक्ट हैमर जो है वो लोड अप्लाई कर रहा है, इम्पल्स ऑफ 20 न्यूटन सेकेंड। Assuming the mass is 5 kg, K is equal to 2000 Newton per meter and C is equal to 10 Newton second per meter। ठीक है, एंड द F is equal to 20 Newton second, उस पर इम्पल्स जो है वो इतनी अप्लाई हो रही है। फाइंड द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हमने अभी पढ़ा कि एक्स ऑफ टी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम is equal to F impulse multiplied by e power minus zeta omega nt divided by m omega d into sin omega d into t। ठीक है, तो अब आपको F मिला हुआ है, जीटा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सी अपॉन सी सी आपको पता है, या जीटा के लिए आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ओमेगा एन। ओमेगा एन इज द रेडिकल के अपॉन एम, मतलब इलास्टिसिटी स्टिफनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास। आपने ओमेगा एन जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि ओमेगा एन इज इक्वल टू रेडिकल के अपॉन एम। ठीक है, तो ओमेगा एन आपको मिल गई, और जीटा डैम्पिंग रेशो इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी, डैम्पिंग डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो सी सी का आपको पता है कि सी सी इज इक्वल टू 2 रेडिकल के एम, तो आप यहाँ से के एम भी मिली हुई है, सी भी मिली हुई है, तो आप जीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जीटा का वैल्यू जब आपको मिल जाएगा तो आप ओमेगा डी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेचुरल ये चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिस्पांस ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ 0.0025 इंटू ई पावर माइनस टी इंटू साइन 19.975 टी। ये इतना छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रक्चर का रिस्पांस जो है वो फाइंड आउट करना है। जी, प्रॉब्लम क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, उसके बाद है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद जो है उसकी डेरिवेशन है। यस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? हेलो,
Yes guys, please raise your hands. सर नंबर ऑफ एक्सीज या एसी पोजीशंस कि जिसमें आपका सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है, जिन नंबर ऑफ पोजीशंस में उसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मैथमेटिकल मॉडल हो गया। और अगर वैसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो तमाम एक्सीज कह लें या पोजीशंस कह लें कि जिसमें आपका सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है। जितने एक्सेस में सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है उतनी उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। या सिंपली हमने जो कहा था, या जो दो डेफिनेशंस बुक के अंदर हैं वो ये हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपको कितने चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए to describe the motion of the masses at any instant during the vibration, या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी 33 स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है जबकि 49 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में। यस 167 104 33 149 113। यस सर। जी है, रेज योर हैंड्स प्लीज। यस सर। 33। मैं अगर यहाँ से अटेंडेंस लेना चाहूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एब्सेंट होंगे क्योंकि 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं अटेंडीज में, और 41 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो बाकी 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉग इन होकर चले गए हैं या सो गए हैं, ठीक है। सर खैर जज तो इस पे भी नहीं कर सकते कि ये जो 49 है ये जो अपना 40 जगह पे होंगे। नहीं वो फिजिकली तो प्रेजेंट हैं सर ये कि सर सर बच्चे भी जो है ना वो फिर हर तरीके की कार्रवाई फिर टीचर किसी भी तरह की करता है ना तो उसको जजमेंट करना और उसकी तरीके की जानते हैं तो बोल के उसका जब सर सॉल्यूशन निकाल, ना उसका सॉल्यूशन आपके पास है। और सर जैसे ही बोलते हैं ना कि बच्चे किसी को अगर मैसेज करते हैं कि जो है वो हैंड रेस करो तो हर बच्चा जो है ना वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है, बोलता है उठ जा बेटा हैंड रेस कर रहा है। चले ठीक है, मतलब जो क्विक रेस्पॉन्स हैंड रेस का नहीं आए तो उनको हम एब्सेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। भाई आपको किसने कहा हैंड रेस एज पर योर सर मतलब ये कह रहा है कि इस बात पे आप नहीं करो, जब सबको प्रेजेंट कर दो 102 का ये मतलब सर ये तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब होते हैं सर, तो इससे भी पता लग नहीं जाता नहीं है। सारे नहीं होते, जो ये 02 अपनी स्कीम में बता रहे कर लेते हैं तो वो मतलब जागे हुए हैं, बाकी जो हैं वो सो रहे हैं, ठीक है। जैसे सर कि अभी अभी आस्ते आस्ते उठ रहे हैं, ठीक है। 11321 अभी ये उठेंगे थोड़ी देर में। चलें ठीक है, तो मैसेज कर देते हैं इन्हें जो उठ के और दे दें अटेंडेंस। ग्रांट कर दी जाए सर, ये सबको ही ग्रांट कर दी जाए, मतलब कहने का मकसद ये है। क्यों, मतलब मिठाई है सर जो इसमें सब थोड़ी लीनियंसी दें सर, अटेंडेंस में थोड़ी लीनियंसी दें पहले सर, मतलब इतना थोड़ा डिस्ट्रेस करें सर बच्चों को। सर आजकल तो मोहर्रम में नेट का इशू भी चल रहा है सर, सही बताएं सर। कल आपने हैंड रेस करवाया था, उस टाइम में वॉशरूम गया था सर, एब्सेंट हो गया। तो तुम लॉग इन क्यों हो? तुम वॉशरूम में मोबाइल लेके गए थे, वहां पर सुन रहे थे या वहां पर पढ़ रहे थे? नहीं सर मैं मोबाइल रख कर गया था, सारी क्लास ली मैंने। चलो ठीक है, फाइनल में एब्सेंट। सर थोड़ा सा इसमें लीनियंसी दे दें आप कि आप टाइम रख दें सर अपना 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आप बता देंगे भाई इस टाइम से इस टाइम, क्योंकि सर उस टाइम अटेंडेंस ये लिए सर जो ना टाइम पे आप सारे जाग जाएं, बाकी आप सोते रहें, ठीक है। चलें सर ठीक है। देखिए अब एक बात ये कि सर पढ़ने वाला हम जो होगा ना वो अटेंडेंस की केयर नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, पढ़ेगा, चले आएगा। लेकिन सर जिसको अटेंडेंस लेनी है वो अटेंडेंस के लिए आएगा। ऐसे ऐसे तो आपको कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं सर हैं सर आजकल हर कोई We have some exceptional talent सर। चले Sir, we have some ठीक है। exceptional चले talent. थोड़ा सा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को देख लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। द सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले हैंड लो करते हैं सर। फ्रीडम को दो तरह
हाँ हैंड ओवर कर दें आप, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मासेस एट एनी टाइम। उसको भी जो है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम की इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ masses present in the system multiplied by possible direction of the masses, ठीक है, possible direction of the motion। तो इस दोनों डेफिनेशंस के अंदर हम देखेंगे कि जो हम सिस्टम्स जिनको कह रहे हैं कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, क्या वो इन दोनों डेफिनेशंस पे पूरे उतर रहे हैं या उन की तरह से हम उन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसीडर अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द लेथ मशीन शोन इन द फिगर 5.1a। एक लेथ मशीन का सिंप्लीफाइड जो है वो मॉडल यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। इन विच द लेथ बेड रिप्रेजेंट इलास्टिक एलिमेंट, जो लेथ का बेड है उसको हमने इलास्टिक एलिमेंट कंसीडर किया है, इलास्टिक एलिमेंट, इलास्टिक बीम, लेकिन ये है एलिमेंट जो है ये मास एलिमेंट होगा, ठीक है। As elastic beam is supported on the shard elastic column with a headstock and tailstock denote the lumped masses attached to the beam, ठीक है। हम बीम को और हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को एक लम्प्ड मास सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। लम्प्ड मतलब कि समड अप, ये तीनों का मास हम सम करके इस पूरे इन तीन को हम जो है वो कह रहे हैं कि ये हमारा मास एलिमेंट है, मतलब सिस्टम के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक मास है, ठीक है। फॉर अ सिंप्लीफाइड वाइब्रेशन एनालिसिस लेथ कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड बॉडी ऑफ टोटल मास m एंड द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया j नॉट, जिसकी टोटल मास जो है वो मास ऑफ द हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड बेड इज m एंड द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी जो है वो j नॉट है। अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके अराउंड जो है उसकी पोलर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो j नॉट है। रेस्टिंग ऑन द स्प्रिंग्स ऑफ द स्टिफनेस K1 एंड K2। अब हमने जो लेथ के जो नीचे जो दो पाँव हैं या ये जो दो पिलर्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि इलास्टिक एलिमेंट हैं। बेड की वाइब्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि बेड जो है वो वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है, लेट सपोज, तो उनकी जो इलास्टिक एलिमेंट है सिस्टम के अंदर या स्प्रिंग एलिमेंट जो है सिस्टम के अंदर, वो दोनों ये कॉलम्स हैं, ठीक है। is shown stiffness is shown in the figure 5.1b. The displacement of the system at any time can be specified by the linear coordinate xt indicating the vertical displacement of the, ठीक है। तो अब हमें इस सिस्टम के लिए कौन से पैरामीटर्स चाहिए जो इस सिस्टम की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। अब सिस्टम जो है वो एक तो सिस्टम वर्टिकली भी वाइब्रेट करेगा और उसके साथ सिस्टम जो है वो रोटेट भी कर सकता है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सम ऑफ टार्क, क्योंकि जब सिस्टम वाइब्रेट करेगा तो मतलब सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। और जब सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा तो सिस्टम के ऊपर सम ऑफ टार्क इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस वजह से सिस्टम जो है वो रोटेट करता है और सिस्टम वर्टिकली वाइब्रेट भी करेगा। अब सिस्टम जब वर्टिकली वाइब्रेट भी कर रहा है तो आपको कोऑर्डिनेट एक एक्स टी चाहिए जो सिस्टम की पोजीशन डिस्क्राइब करे। एक तो आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स टी, या तो आप ऊपर से लें या आप नीचे से लें, एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्स टी चाहिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना ऊपर नीचे वर्टिकली वाइब्रेट कर रही है, कितना डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए कि जो अगर वो एंगुलर उसको मोशन है, ठीक है, अगर उस पर सम ऑफ टार्क एक किसी टाइम पे जो है वो जीरो नहीं है तो वो अगर एंगुलर मोशन भी कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपको थीटा टी भी चाहिए, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गए, एक एक्स टी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड थीटा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेड अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या तो आपके पास ये दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो तो आप सिस्टम की जो पोजीशन है वो बता सकते हैं, ठीक है। या तो आपको दो और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो ये एक सेट ये है, दूसरे
अगर ये हो तब भी सही है, आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको x1t जो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हो, और एक जो है x2t जो बी पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल पोजीशन शो कर रही हो, ठीक है। तो ये दो अगर आपको मिल जाएं, ए पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है या बी और बी पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप जो है आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सिस्टम की कंप्लीट पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको अगर एक कोऑर्डिनेट हो तो आप सिस्टम की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिकेटिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो xt है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर नीचे हो रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एंड द एंगुलर कोऑर्डिनेट थीटा टी डिनोट द रोटेशन ऑफ मास अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो और थीटा टी जो चाहिए आपको, ये एक सेट है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का। दूसरा सेट कौन सा है? For a simplified vibration analysis, lathe can be treated as a rigid body of total mass, वही चीजें लिखी हुई हैं थीटा टी। Instead of xt, we can also use the displacement of the point A and B as an independent coordinate to specify the motion of the system. अगर आपको ऊपर वाले सेट में से एलिमेंट आपको नहीं मिल रहे, तो आप जो है वो दूसरा पॉसिबल सेट कौन सा है जिसके थ्रू जो है आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ xt वी कैन आल्सो यूज एंड यूज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तब भी आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हो या ग्राउंड से अगर आपको x1t और x2t, ठीक है, या x8t और xbt जो है अगर आपको मिल जाए, तब भी आप सिस्टम की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। Thus the system has the 2 degree of freedom. It is important to note that in this case the mass is treated not a point mass but as a rigid body having the 2 possible type of motion, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर हमने हम तो ये कर रहे थे ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक ही कोऑर्डिनेट हुआ, यानी कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट हुआ इसके वाइब्रेट करने का। नहीं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तो इस तरह से होगा, ठीक है, एक तो उसको एंगुलर मोशन होगी, ये वाइब्रेट करेगा, रोटेट करेगा, मतलब या तो इस साइड पे आ जाएगा तो ये साइड ऊपर चली जाएगी और ये साइड नीचे आ जाएगी। एक तो होगी रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरी मोशन ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो वर्टिकली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो ऊपर नीचे हो सकता है। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नीचे तो मतलब कि जो इसने 2 ऑप्शन बता दिए, ये तो जब होगा ना जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा शिफ्ट कर रहा हो या फिर मेरी लोडिंग जो है वो शिफ्ट कर रही हो, मैं एक तरफ लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ नहीं लगा रहा हूँ, तो इस तरफ ज़्यादा लोड आएगा। या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी शिफ्ट होगी या तो बीच में ही रहेगी। अगर एक ही जगह पे रहेगी तो कभी भी इस तरीके के मूवमेंट नहीं आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी ऊपर नीचे होगी, उसकी पोजीशन, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। उसी टाइम पे अगर सम ऑफ टार्क 0 नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे होगा अगर सम ऑफ फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, अगर सम ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे मूव हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सम ऑफ टार्क इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो उसी टाइम पे जो है वो सिस्टम रोटेट भी कर सकता है। मतलब रोटेट क्या, पूरा रोटेट नहीं करेगा, एंगुलरली वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ये जो सिस्टम का जहाँ पे आप फ्लेक्स करते हैं फेल्योर हो जाए बकलिंग जी सर, रोटेट नहीं करेगा मतलब बकलिंग, फिर उसमें फेल्योर हो जाएगा। अब ये है जो फेल्यूर है वो लाजमी है कि इतना वो जो है वो डिफॉर्म हो जाए ताकि यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाए। डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ केसेस डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट होती है, ताकि मतलब इसी वजह से तो सिस्टम्स वाइब्रेट करते रहते हैं फिर भी जो है वो ऑपरेट भी करते हैं। अच्छा सर, ये जो वाइब्रेशन हम एनालिसिस करते हैं वो तो उस सिस्टम की या उस जगह की करते जी जी किसी न किसी की मोशन इम्पार्ट हो रही है, चले कह लें,
यहाँ पे तो बेड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है वाइब्रेशन से। ये जो इसकी लेथ मशीन का बेड होता है इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ चलें स्पेंडल की बात करते हैं, तो स्पेंडल घूम रहा है तो वहाँ की हम वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं। स्पेंडल किस पे लगा हुआ है? स्पेंडल इसके ऊपर की तरफ लगा हुआ, तो वाइब्रेशन तो स्पेंडल में होगी हेड ना। स्टॉक पे या ये लगा जो है हमारे तो पास जॉब रिजिडली है उसमें सारी होगी। चीजें, नहीं नहीं सारी चीजें रिजिडली कनेक्टेड हैं, जॉब में नहीं होगी। वाइब्रेशन या जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो तो स्पेंडल रोटेटिंग कंपोनेंट में होंगे या जी स्पेंड रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट में होंगे। ठीक है, या जी तो गियर्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। वाइब्रेशन मटेरियल बाहर से जो आप जॉब फिक्स कर रहे हैं उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है, वो वाइब्रेट करेगी ड्यू टू स्पिंडल की वाइब्रेशन की वजह से। अगर स्पिंडल के अंदर वाइब्रेशन होगी तब वो वाइब्रेट करेगी, अगर स्पिंडल के अंदर वाइब्रेशन नहीं है तो वो वाइब्रेट नहीं करेगी। जॉब जो है वाइब्रेशन जॉब के अंदर नहीं है। जी जी सर, वही मतलब कि या ये स्पेंडल भी की हो वाइब्रेशन आएगी। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसी कोई क्रैंक शाफ्ट आप ले आए हैं जिसके अंदर अनबैलेंसिंग है, ठीक है, अब वो आपने लगा दी स्पिंडल के अंदर, आपने उसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो रोटेट करेगी तो वो एक किस्म की वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है। ये लेथ की खुद की वाइब्रेशन है ड्यू टू अब वो गियर्स के वजह से हो रही है, क्योंकि गियर के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर सकते। या तो गियर के अंदर वाइब्रेशन होगी, या तो जो है वो आपने जो सिस्टम लगाया है, जैसे आपने जो लेथ मशीन देखी होंगी मैकेनिकल वर्कशॉप मेरान के अंदर, वो मोटर ऑपरेटेड है। अब मोटर के अंदर भी अनबैलेंस, मोटर भी 100% बैलेंस नहीं होता कि वो वाइब्रेट ना करे। ठीक है, अब वो वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रही है वो मोटर के अंदर हो रही है। बेड खुद तो एक बेड जो है वो तो स्टेशनरी एलिमेंट है, लेकिन वो एक मास एलिमेंट भी इस वजह से है क्योंकि उसका मास ज्यादा है सब में से। अगर हम हेड स्टॉक का मास उसके अंदर ऐड कर दें, या जो है वो अगर हम सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग देखें तो बेड का मास सब कंपोनेंट से ज्यादा होगा। सर यानी हमारा कहने का मकसद ये था कि अगर वाइब्रेशन एनालिसिस अगर आप करेंगे कि वाइब्रेशन कहाँ पर हो रही है या उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो सकता है, या जो भी मतलब कि हमारे पास अपना अनबैलेंस फोर्सेज होंगी, वो मैं स्पेंडल की तरफ देखूंगा, या स्पेंडल से पीछे वही आपने जो बताया कि गियर सिस्टम जो कि स्पेंडल को चला रहा होगा, या वही पुलिस सिस्टम जो स्पेंडल को चला रहा होगा, मैं वहाँ की तरफ देखूंगा। हम माई कंसर्न इज कि वाइब्रेशन एनालिसिस तो मैं बेड के ऊपर करूंगा ही नहीं, क्योंकि इट्स नॉट डेट मच वाइब्रेशन वुड बी देयर, वुड इट बी? बेड के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिजिडली कनेक्टेड हैं। सर ठीक है, कनेक्टेड है जी आपका जी। हेड अगर आपका हेड स्टॉक वाइब्रेट करेगा तो क्या वो वाइब्रेशन बेड के ऊपर ट्रांसमिट नहीं होगी? सर बिल्कुल ट्रांसफर होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वाइब्रेशन एनालिसिस आप करना कहाँ चाहेंगे, आपकी इसकी वाइब्रेशन बैठ किसी किस्म का। वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए आप सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे। ठीक है, और मैथमेटिकल मॉडल जब आप डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम के अंदर हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी लेवल तक, मतलब जैसे हमने रिफाइनमेंट मॉडल रिफाइनमेंट की थी कि आप पहले सिस्टम को एज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसीडर करेंगे। कैसे कर रहे हैं इस केस में वो अलग चीज है, लेकिन आप सिस्टम को एक मास कंसीडर करेंगे, उसको किसी तरह से सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप उसको थोड़ा सा आगे रिफाइन करेंगे तो आप उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम उसको मॉडल करेंगे। अगर आप उसको और रिफाइन करेंगे तो आप उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मॉडल करेंगे, तो ताकि आपका कंट्रोल जो है या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उससे बढ़ जाए। तो जब आप मॉडल बना रहे होंगे तब आप डिसाइड करेंगे कि आप जो है वो किस चीज़ को मास एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, किस चीज़ को आप इलास्टिक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ को आप मास एलिमेंट कंसिडर करेंगे आप उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप एनालाइज करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि स्पेंडल जो है, हेड स्टॉक जो है और टेल स्टॉक, ये तीनों एक ही एलिमेंट है जिनका मास एम है।
हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को जो है वो लम्प्ड मास सिस्टम कंसिडर करके ले रहे हैं। जी जी सर, सही है सर। ठीक, तो उसके बाद ऑटोमोबाइल शोन इन द फिगर मॉडल दिया हुआ है जिसके अंदर हमने जो है इसके अंदर K1 स्टिफनेस सस्पेंशन सिस्टम की मॉडल सस्पेंशन सिस्टम की स्टिफनेस को कंसिडर किया है कि अब गाड़ी जो है वो किस तरह से वाइब्रेट कर रही है। अब हमने इसके सिस्टम के अंदर गाड़ी के बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं सस्पेंशन सिस्टम के सिवा उनको एज अ सिंगल एलिमेंट, अब उनके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि आपकी इंजन यहाँ पर होगी, उसका सबसे ज़्यादा मास होगा तो वो एक कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ मास होगी। और अगर आपके जैसे कि रेयर एक्सल और शाफ्ट बाकी जो कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे हैं तो उनका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम उनको जो है वो एज अ सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक सिंगल एलिमेंट सिंगल मास कंसिडर करके उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, shown in the figure is for the vibration of analysis of the automobile in vertical plane, the 2 degree of freedom system model is shown in the figure B. Here the body can be idealized as a bar of mass m and the polar moment of inertia J naught supported on the rear and the front wheels of the suspension of having the stiffness K1 and K2। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो टायर्स है या सस्पेंशन सिस्टम है उसको हम इलास्टिक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, बाकी जो है वो पूरी गाड़ी को हम मास एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एट एनी टाइम कैन बी स्पेसिफाइड बाय द लीनियर कोऑर्डिनेट xt डिनोटिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसी तरह का है, और एंगुलर t या अल्टरनेटिवली द मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी स्पेसिफाइड बाय द टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x1t और x2t at the point A and B। ठीक है, दूसरा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एग्जांपल है कि इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके साइडों से स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डायरेक्ट हिटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद इट्स पैकेजिंग। ठीक है, फाइनली कंसीडर द सिस्टम शोन इन द फिगर 4.5.4a which illustrate the packaging of an instrument of the mass m। एक इंस्ट्रूमेंट को हमने कंसिडर किया है जिसका मास m है और उसको हमने चारों साइडों से स्प्रिंग्स लगा दिए हैं। इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 हैं, क्योंकि एक मास से अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम की कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट इन द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ईच मास। तो अब जो है इसके अंदर मास एक है, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो 2 हैं। इंस्ट्रूमेंट इस तरह से भी मूव कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट इस तरह से भी मूव कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरह से, मतलब अगर आप हम क्योंकि पैकेजिंग अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करेंगे और उसकी पैकेजिंग को कंसिडर करेंगे तो आप 6 साइड्स होती हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को। हमने यहाँ पर सिर्फ 4 साइडों से स्प्रिंग्स लगाए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो गाड़ी के अंदर आ रहा है, हमने उसके अंदर 4 साइडों से स्प्रिंग्स लगाए हैं। एक लेट सपोज जो है वो टॉप एंड बॉटम से लगाया ताकि जो है अगर रोड के ऊपर कोई बम्प हो और गाड़ी उस बम्प से पास हो तो जो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट तक जो है वो रीच ना करे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर वर्टिकल स्प्रिंग्स लगाए ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें उन शॉक्स। ठीक है, एक हमने स्प्रिंग्स लगाए रेयर और फ्रंट पे ताकि जो है अगर गाड़ी ब्रेक लगा रही है तो जो है वो इंस्ट्रूमेंट हिट ना करे इस पैकेज से। पैकेजिंग जो उसका वुडन पैकेज है या जो भी उसका पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, और जो है वो अगर गाड़ी जो है वो अचानक से स्टार्ट हो तो भी जो है वो मास पीछे मूव करेगा तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्ट हिटिंग को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है अब इसके अंदर हमने मासेस 4 साइडों से लगाए। अगर हम इसी सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग्स हैं वो 6 साइडों से लगा देते तो जो है ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है वो हो जाता। तो फिर जो है हम मास की 3 डायमेंशनल मूवमेंट कंसिडर कर रहे होते उसी एक ही टाइम पे। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द मोशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कन्फाइंड टू द एक्स वाई प्लेन। अज्यूम कर रहा है कि मोशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो कन्फाइंड है एक्स वाई प्लेन के अंदर सिर्फ। ठीक है, द सिस्टम कैन बी मॉडल्ड एज अ मास सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस
is indicated shown in the figure 5.4b. Thus, the system has the 1 point mass and 2 degree of freedom because the mass is the 2 possible type of motion translate along x and y direction. The general rule of the computation of number of degree of freedom is stated follow shown in the figure. ठीक है, तो आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट इन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द, के बाद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. देयर आर द 2 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, वन फॉर ईच मास मोर प्रिसाइजली फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, 2 इक्वेशन होंगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दे आर जनरली फॉर्म ऑफ कपल्ड इक्वेशन. ये सारी चीजें जो हैं हम डेरिवेशन के अंदर अभी देख लेते हैं. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गया. किसी भी सिस्टम के 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते जी, अब 2 रिस्पॉन्सेज सर? कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं. जी अच्छा सर, ये 2 रिस्पॉन्सेज वैसे हम अभी देख लेते हैं, लेकिन नहीं, अभी देखते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आएगा. ये इस पे है, इसका 2 रिस्पॉन्सेज नहीं कहते हम उसको, फिर उनको मोड शेप कहते हैं. हम देख लेते हैं कि मोड शेप क्या है, ये सारी चीजें. ठीक है, ये आप लिखें और फिगर ड्रा करें. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम. जी सर जी, ये हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, तो सर वो ही काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स था, उसकी डेरिवेशंस वगैरह जो है काफ़ी मुश्किल थी और कुछ ऐसे सिंबल थे, नई चीज़ हमें देखने को मिली उसमें, तो मतलब काफ़ी जो है मुश्किल था, जहन लगाना पड़ा था उस पर. तो सर ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब है, जी ये तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा फिर इसकी डेरिवेशंस वगैरह और जो है दूसरी चीज़ें, या नहीं सर? कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप डर रहे हैं. ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट उसकी फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसकी जैसे हमने अनडेम्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस की थी, फिर उसकी जो है वो हमने डैम्पिंग कंसिडर की, डैम्पिंग के साथ फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस की, फिर जो है हमने उसके अंदर इसको कंसिडर किया फोर्स्ड वाइब्रेशन को. इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है, एक ही चैप्टर है इस पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, लेकिन उसके अंदर 3-4 केसेस जो हैं वो सिंपल हैं और इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है उसके अंदर. डोंट बी वरी. और सर ये आपके नोट्स किस तरह बने हुए हैं सर? ये मतलब आगे पीछे हैं टॉपिक वाइज, किस तरह ये आपने इनको वो किया हुआ है, तरतीब दी हुई है? तो सर क्योंकि पिछली बार हमने देखा था आपने एक प्रॉब्लम करवाई थी, वो नीचे से थी. अब जो है फिर कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए आप फिर ऊपर जाते हैं, तो नहीं जो नहीं ये नहीं नहीं, आपके नोट सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज है. सीक्वेंस वाइज है. तो सर वो जी जी, प्रॉब्लम फिर लास्ट में थी सर, जो आपने वो एक बाइक वाली करवाई थी सर? बाइक वाली प्रॉब्लम लास्ट में थी. ये सर मेरे कहाँ ख्याल पर? से बाइक नहीं वाली नहीं, थी, या भाई कभी तो सीक्वेंस बाइक वाली नहीं थी तो कोई और थी, लास्ट में थी लेकिन में सर है, ये सीक्वेंस में है सारी. सीक्वेंस में सर, फिर सीक्वेंस हमें में ये ऐसा है, लगा. पीडीएफ दोनों फाइल जो सीक्वेंस है, में। ये पीडीएफ फाइल सीक्वेंस में है. ठीक है, फिर सर हमें ऐसा लगा होगा वो लास्ट में होगी. हाँ वो मतलब ये लास्ट स्क्रीन में कभी सो कभार, जाते हो आप, लेक्चर लेते नहीं हो। कभी कभार हो जाता है कि मैंने अगर एंड पे दबा दिया तो पढ़ वो रहे हैं। एंड पे आ गया, फिर मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, या होम पे आ गया तो. ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग सिस्टम. ये पिक्चर बना, उसके बाद जो है हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सर ये इससे सिंगल डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम करना था ना? जी हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कर लें.
Consider a viscous damped 2 degree of freedom system. Motion of system is completely described by two independent coordinate x1 and x2 for masses m1 and m2 at any time t. सर ये 16 समझ में आ रहा है सर जी? सर डायरेक्शन जी दोनों सर। की एक ही जगह है, तो ये तो सिंगल डिग्री हो गया दोबारा से। जी इसको भी बता रहा हूँ कि किस तरह से 2 डिग्री है। ओके ओके। स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है अभी। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर नो। नहीं शो हो रही? किसी के पास नहीं शो हो रही? हो रही है सर, शो हो रही है। हो रही है सर। तो अगर एक दो स्टूडेंट के पास नहीं हो रही तो फिर उनके पास नेट का मसला होगा, बाकी अगर शो तो की हुई है मैंने। Let F1T and F2T एक्ट फोर्सेस हैं जो एक्साइटेशन फोर्स है जो एक्ट कर रहा है ऑन द मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने लिख लिया है तो हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। जी जी सर लिख लिया। ये दो मासेस हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, अब हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है जो एक आप एक कार टी कंसिडर कर लें जिसके अंदर हमने दो मासेस को रोलर्स पे अटैच किया है और उनके बाद जो है वो एक स्प्रिंग हमने दीवार से फिक्स कर दिया डैम्पर और मास को उसके साथ अटैच किया, फिर उस मास और मास के साथ एक स्प्रिंग और डैम्पर अटैच करके फिर दूसरा मास अटैच किया, फिर हमने तीसरा स्प्रिंग जो है वो अटैच किया है। अब ये सिस्टम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि 2 डिग्री या फ्रीडम सिस्टम कैसे है तो आप इस पे जो है वो दोनों डेफिनेशंस अप्लाई करके आप जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये है कि ये स्प्रिंग इलास्टिक एलिमेंट है कि अगर आप इस पे Ft फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट और इन तीनों स्प्रिंग्स की स्टिफनेस अलग अलग है, तो जितना आप इस पर फोर्स ले, सपोज आपने इस पर 5 न्यूटन फोर्स या 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो लाजमी नहीं है कि इसने अगर 50 न्यूटन फोर्स पे इसने 5 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो ये भी 5 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। आपको दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे क्योंकि दोनों मासेस का जो डिस्प्लेसमेंट है सेम फोर्स पे भी जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप F1 और F2 अगर आप अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं
या आपने किसी एक मास को डिस्टर्ब किया तो पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट इन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो 2 मासेस हैं सिस्टम के अंदर और पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन 1 है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसके अंदर हमने 2 मासेस कंसीडर किए, 3 स्प्रिंग के साथ उनको किसी तरह से कनेक्ट किया है। अब हमने पहले भी जो फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर किया था या फिर था वो मास के लिए बनाया था, यहाँ पर भी हम 2 अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, दोनों अलग अलग मासेस के लिए। ठीक है, तो हमने मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा, मास जो है वो जो स्प्रिंग फोर्स का वो होगा K1x, क्योंकि ये मास जो है x1 डिस्प्लेस हो दिस डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स। ठीक है, और इसके अंदर डैम्पिंग फोर्स क्या होगा? Cx डॉट। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो स्प्रिंग इज इन टेंशन फॉर दिस x1 इज प्लस। ठीक है, x1 इज पॉजिटिव है। ठीक है, और जो है वो दूसरा, यहाँ पर हमने दूसरे मास पे जो फोर्स अप्लाई किया, अब ये जो स्प्रिंग है इस पे नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका जो इस स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा या नेट जो वेलोसिटी होगी इस डैम्पर के अंदर, वो होगी x2 माइनस x1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो लिंक्ड हैं और कंटिन्यूस सिस्टम है। कंटिन्यूस मतलब इलास्टिसिटी की वजह से सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली बिहेव कर रहा है। कंटिन्यूम अप्रोच आपने पढ़ी होगी कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एक जैसे नेट होगी, ठीक है, तो नेट के अंदर अगर आप किसी एक नोड को या एक पॉइंट को डिस्टर्ब करेंगे तो सारी नेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इस मास को डिस्टर्ब करेंगे तो इस स्प्रिंग पे दोनों मासेस का इम्पैक्ट आएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने किया है कि x2 माइनस x1। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम एंड द स्प्रिंग K2 इज अंडर टेंशन, क्योंकि ये यहाँ पर फिर उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेशन में है, तो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो होगा K3 x2, और डैम्पर पे जो फोर्स होगा वो C3 x.2। ठीक है, अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन द मास 1। हम मास 1 पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मास 1 पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो भी फोर्सेस हैं वो हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो F1 पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो F1 पॉजिटिव, उसके फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा, प्लस ये अगेन इस डायरेक्शन में जो है वो है कि इसके लिए इस डायरेक्शन में है तो ये आपका पॉजिटिव जाएगा। बाद इस मास ये फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स का ये नेगेटिव होगा, और उसके बाद ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी फर्स्ट मास के लिए। बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी हैव, अगर हम इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x इनको सिंप्लीफाई करके, और जहाँ पर x डॉट 1 है, x1 डॉट जो है उसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। एक इस टर्म के अंदर x डॉट है और एक जो है वो ये टर्म होगा जिसके अंदर x, यहाँ पर x डॉट है, x1 डॉट। ठीक है, स्लाइड तो स्टक हुई हुई है सर, ये क्वेश्चन जी ये वाली स्लाइड स्टक हुई हुई है, फिगर 2 पर स्टक हुई हुई है स्लाइड, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ वाली नहीं आई हुई स्लाइड। नहीं, तो आप आपके पास कौन सी स्क्रीन आ रही? सर हमारे हैंड पास ये रिटन वाली वाली या जी हैंड रिटन वाली आ रही है, दो वो मतलब कि आखिरी में 2 मासेस। अभी आप इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब कि वो इक्वेशन बनाई होगी आपने फर्स्ट मास के लिए वो आप क्या रही? वो आप वो वो आपके पास शो नहीं हो रही? नहीं वो नहीं हो रही है अभी। ठीक।
हेलो जी, अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, आप विजिबल है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन मास वन पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया। तो अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर मास वन के ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। मास वन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ टी, फोर्सिंग फंक्शन, जो एक्साइटेशन फोर्स है। ठीक है। और दूसरा मास वन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है माइनस के एक्स। एक हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में के टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। और एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट डैम्पर सी वन एक्स डॉट सी वन एक्स वन डॉट। ठीक है। और दूसरा फोर्स जो है वो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, तो हमने ये सारे फोर्सेस को इक्वेशन के अंदर मेंशन किया इज इक्वल टू एम वन एक्स वन डबल डॉट। ठीक है। बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन वी हैव, अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो रीअरेंज हमने किस तरह से किया है कि हमने इस टर्म से और इस टर्म से जो है वो x1 डॉट कॉमन ले ली, तो यहाँ पर C1 हो और यहाँ पर C2 है। तो F1 सर एक्सटर्नल फोर्स से जो इसके ऊपर लग रही होगी या लग रही हो। जी जी, एक्साइटेशन फोर्स से। जी अच्छा सर। ठीक, हम फोर्स्ड वाइब्रेशन की फिलहाल केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, तो x1 डॉट आपने कॉमन ले ली, तो C1 प्लस C2 इंटू x1 डॉट प्लस C2, यहाँ पर C2 x2 डॉट ये आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर K1 K2 x1 से कॉमन ले लिया, तो आपके पास K1 और K2 के टर्म आ गए माइनस x2 और इज इक्वल टू F1 एक्साइटेशन फोर्स। इसी तरह से हमने मास 2 के लिए इक्वेशन लिखी, अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन मास 2। तो मास 2 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? मास 2 पे फोर्सेस लग रहे हैं कि एक एक्साइटेशन फोर्स है F2, एक माइनस K2x1, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं। ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया, उसके बाद प्लस फोर्सेस इस डायरेक्शन वाले। ठीक है, इज इक्वल टू m2x2 डॉट। अब बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं मासेस, दो मासेस के लिए, एक इक्वेशन ये वाली और एक ये वाली इक्वेशन। ठीक है। अब इन इक्वेशन से हमें क्या मतलब पता चल रहा है? द अंडरलाइन टर्म इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेशन के अंदर जो अंडरलाइन टर्म है, एक अंडरलाइन टर्म इस इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर ये है और दूसरा ये टर्म है, और इस इक्वेशन के अंदर एक ये टर्म है और एक जो है वो ये टर्म है। ठीक है। द अंडरलाइन टर्म इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 show that the mathematical model represent the system of two coupled second order differential equation. Now we can say that the motion of mass 1 m1 will influence the motion of mass m2 and vice versa. ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मास 1 की इक्वेशन के अंदर आपको x2 के टर्म्स मिल रहे हैं, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास 2 है तो उसके टर्म आपको मास 1 के इक्वेशन में मिल रहे हैं। ठीक है। और वेलोसिटी x2 मास 2 की वेलोसिटी और मास 1 का मास 2 का डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से आपको जो है वो इक्वेशन मिल रही है कि मास 2 के लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको वहां पर x1 मास फर्स्ट मास की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन उसके टर्म मिल, तो इससे जो हो रहा है कि दोनों मासेस एक दूसरे के मोशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसके वजह से ये जो इक्वेशंस हैं ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं और ये हम सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते। इन इक्वेशन को हम दोनों को साथ ही साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए सो द इक्वेशन विल सॉल्व टुगेदर थ्रू मैट्रिसेस। जिन इक्वेशंस को हमें मैट्रिसेस के थ्रू जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने इन इक्वेशन के लिए मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखा है कि
जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगी इक्वेशन? मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन मैट्रिक्स प्लस डैम्पिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी वेक्टर प्लस जो है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एफ टी। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई किसी भी कपल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, जिसके अंदर अब बहुत सारे मासेस जो हैं वो सिस्टम के अंदर अगर प्रेजेंट हों तब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इन मास मैट्रिसेस का वैल्यू रखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लें। ओके सर। तो ये लिखें थोड़ा सा, ठीक है। तो 10 मिनट में हम क्लास खत्म कर रहे हैं। Apply Newton's second law of motion on mass 1. सर ये अंडरलाइन वाली दोबारा समझा दिए बात। अंडरलाइन वाली बात ये कि ये इक्वेशन है मास 1 के लिए, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन 1 जो है वो मास 1 के लिए है और इक्वेशन 2 जो है वो मास 2 के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों सिस्टम कपल्ड नहीं होते, मतलब दोनों सिस्टम एक दूसरे से अगर एक दूसरे पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो इन इक्वेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके डिस्प्लेसमेंट का टर्म आना चाहिए था। आपने अभी देखा कि मास 1 का डिस्प्लेसमेंट है x1t और मास 2 का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन जो है वो है x2t। अब इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 1 है मास 1 के लिए, हमने लिखा है अप्लाइड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन मास 1। उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिली जिसको हमने रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिया है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर भी आपको जो है वो मास 2 की वेलोसिटी मिल रही है और मास 2 का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो मास 2 के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी है उसके अंदर आपको मास 1 की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स मिल रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो मासेस हैं जो दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे के थ्रू स्प्रिंग और डैम्पर, ये एक दूसरे के मोशन पे इन्फ्लुएंस जो है वो करेंगे, ठीक है। मतलब एक को अगर आप मूव करवाएंगे दूसरे को आप दूसरे पे आप कोई फोर्स अप्लाई ना करें, सिर्फ अगर आप एक मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी जो है वो दोनों मासेस वाइब्रेट करेंगे और वो एनर्जी जो है वो दोनों मासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अरे अब ये थोड़ा सा लिख लें।
ये 0952 लिख रहे हैं। जी जी सर, थोड़ा नीचे करिएगा इसको। सर क्लास वर्क के 2 नंबर मिलेंगे ना सर, आपने बोला था जो क्लास वर्क लिखेगा जाके चेक कराए जब। जी क्लास वर्क लिखेगा और जिस दिन यूनिवर्सिटी फिजिकली स्टार्ट होगी उसी दिन आकर दिखाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप घर पे भूल के आए हैं या सर सही 5 सर। मार्क्स हैं ना इन पे। हाँ 5 सर मार्क पे मुफ्त सर मुफ्त काम ज्यादा है मार्क्स। सर, 3 करते हैं सर इसके। 2 ज़्यादा हैं, बस फ्री की मार्क्स मिल रही हैं, आप समझ भी रहे हैं। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो है सर। लिखने के बाद थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यस सर, ये तो है, लिखने के बाद चीजें ना फिर भी क्लियर होती हैं, वरना देखने से तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये बता रहे हैं सर, ये वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, वेयर एम सी एंड के रिप्रेजेंट द मास डैम्पिंग एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। अब मास मैट्रिक्स आप किस तरह से लिखेंगे, दोनों इक्वेशन के अंदर आप लिखें देखेंगे कि मासेस जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन के साथ कितने टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्सीलरेशन के साथ एक टर्म इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x1 डबल डॉट के साथ, और x2 डबल डॉट का कोई टर्म नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप वहाँ पर 0 रखेंगे। और मास मैट्रिक्स इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x1 डबल डॉट के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो m2 रखेंगे। ये तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो या कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम हो तो उससे मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करते हैं। सर ऊपर वाली x1 के लिए, नीचे वाली x2 के लिए। सॉरी, हमने जो है ना वो थोड़ा मिस कर दिया था पॉइंट। ये मास मैट्रिक्स हमने लिखा है। ठीक है जी। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पर वेक्टर जो है x डबल डॉट मल्टीप्लाइड है, और x डबल डॉट जो है वो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और मास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2 by 2 का, और x डॉट x जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, x डबल डॉट भी इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, और x सिंगल डॉट भी जो है वो इसी तरह से एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखा कि x1 डबल डॉट के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो हो रहा है मास 1, और x2 डबल डॉट के लिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कोई टर्म नहीं है x2 डबल डॉट का, एक्सीलरेशन ऑफ द मास 2 का कोई टर्म नहीं है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसी वजह से यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 0 इस वजह से आया है कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं है जो x1। सही है, ये सिंपल है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से हमने 2 डिफरेंशियल इक्वेशन से मैट्रिसेस लिखे हैं। ठीक, ये मैट्रिसेस लिखे हैं। उसके बाद है कि वेयर x of t and f of t denotes the displacement and the force vector respectively.
Again, it is noted from the equation number 1 and 2 that these equations become uncoupled when C2 and K2 is equal to 0. ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशंस थी ये अनकपल्ड हो सकती हैं अगर C2 0 हो जाए, मतलब C2 0 हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और K2 0 हो जाए तो ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा। फिर इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली होगी इन टर्म्स ऑफ x2, x1 के टर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी C2 अगर 0 हो जाए और K2 0 हो जाए तो यहाँ पर x2 का टर्म जो है इस इक्वेशन से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये इक्वेशंस अनकपल्ड होंगी। उसका मकसद क्या है कि C2 और K2 0 हो जाएं, तो मतलब ये दोनों सिस्टम जो हैं ये फिजिकली कनेक्टेड ही ना हो, ठीक है, दोनों अलग अलग सिस्टम्स हों। It is noted from the equation 1 and 2 that these equations become uncoupled when only when C2 is equal to K2 is equal to 0, which implies that two masses M1 and M2 are not physically connected. Okay, sir, got you. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जी थैंक यू सर। सर यहीं तक ही कर देते हैं तो सर बेहतर होता, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया सर। यहाँ ये लास्ट है। ठीक सर। ठीक है, और थोड़ा सा घर पे भी पढ़ें। अब है फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ एन अनडेम्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम। सर ये काइंडली आप जो है वो थोड़ा सा नवाजिश ये कीजिए कि हम जब ये इनकी इक्वेशंस की ये जो रिस्पॉन्सेज आपने सारे के सारे पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको लिखेंगे, तो उसका हमें एडवांटेज यहाँ भी मिल जाना चाहिए कि आप फाइनल के अंदर सर